ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर स्किप करने का सोच रहे हो तो आई थिंक दिस कैन बी द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर योर ऑडिट सब्जेक्ट। रीजन बीइंग, एक तो 19 मार्क्स का एवरेज बेसिस पे लास्ट 4 अटेम्प्ट में दिख रहा है, और सेकंड सबसे खतरनाक रीजन है एमसीक्यू। इंस्टीट्यूट यहाँ से इस चैप्टर में आपके 8 से 10 नंबर के एमसीक्यू भी टारगेट कर लेता है किसी किसी अटेम्प्ट में। तो जिस भरोसे तुम एमसीक्यू के भरोसे भी जाते हो बहुत बच्चे, है ना, तो वहां पे भी अटक जाओगे, है ना। तो एटलीस्ट व्हाट आई से कि ये प्रायोरिटी क्वेश्चंस तो तुम्हें कवर करने ही चाहिए। ये प्रायोरिटी क्वेश्चंस को बिल्कुल एक की स्पीड पे देखने से स्पीड तेज कर दी कोई वीडियो का मतलब नहीं है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट वीडियो पे जाओ, तुम्हें ना कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, ठीक है। एक की स्पीड पे देखना, आधा वीडियो जैसे ही हो जाए पॉज करना, जो पढ़ा उसको रिवाइज करना, उसके बाद में आगे बढ़ना, ठीक है। इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और भाई मेरे को पता है तुम्हें एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा चैप्टर नंबर 5 का ये वीडियो देखने के बाद में, ठीक है। सो वेलकम टू ऑडिट हाइस एंड दिस इज योर प्रोफेसर सी एस सक्षम जैन। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। सो स्टार्ट अपन करते हैं चैप्टर नंबर 5 में। सबसे पहले मेन हीरो के, राजा मैं क्वेश्चंस कराऊं इससे पहले मैं तुम्हें एक मेन हीरो की बात बताया था, असर्शन। ये टॉपिक में से इंस्टीट्यूट एमसीक्यू टारगेट करता है, तो सुनो मेरी बात को ध्यान से। सर असर्शन होता क्या है? असर्शन होता क्या है? मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन अबाउट ABCD, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर, ठीक है। सर ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करता है, और ऑडिटर जो मैनेजमेंट बोल रहा है उसमें ऑडिट प्रोसीजर लगाता है टू आइडेंटिफाई प्रोबेबल मिसस्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट ने बोला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 50 लाख की है, क्या तुम मान लोगे? आंसर इज नो सर। सर 50 लाख की है, मैनेजमेंट ने ये असर्ट करा, मैनेजमेंट ने ये रिप्रेजेंट करा, तुम इस पे क्या लगाओगे? सर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, ठीक है। 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं मैं, मेरी बात को सुनो। सर 50 लाख में यहां पे एंगल क्या आ गया? वैल्यूएशन का। तो ऑडिटर यहां पे वैल्यूएशन के लिए कुछ प्रोसीजर्स लगाएगा कि यार 50 लाख ये बोल रहे हैं, हम मान लेंगे। नहीं सर, हम वैल्यूएशन से रिलेटेड प्रोसीजर लगाएंगे। सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। 50 लाख का ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट में दिखा रहा है, मतलब यहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक और आएंगे, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस। अभी मेरी बात को सुनना, 50 लाख के ये बुक्स में दिखा रहा है अपने, तो भाई मतलब ये बता रहा है कि मेरी ही ओनरशिप है। हाँ, तो यहां पे ऑडिटर क्या करता है? असर्शन के असर्शन मैनेजमेंट असर्ट कर रहा है अबाउट एबीसीडी, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर, बैलेंस शीट आइटम, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट। ऑडिटर डिफरेंट डिफरेंट असर्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स लगाता है, और चैप्टर नंबर 5 में सबसे ट्रिकी चीज यही है। आप इन्वेंट्री टॉपिक पढ़ोगे, आप बोरोइंग टॉपिक पढ़ोगे, सर हर असर्शन के अपने कैरेक्टरिस्टिक होंगे, और कैरेक्टरिस्टिक का नेचर आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको ऑडिट प्रोसीजर समझेगा, ठीक है। तो पहले अपन को इसलिए सर ये असर्शन के कैरेक्टरिस्टिक समझने की जरूरत है, ठीक है। जैसे एक एक और एग्जांपल अपन ले लेते ताकि अपन ये कॉन्सेप्ट को पकड़ ले। सर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एंगल दिखाता हूं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक है वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन के लिए ऑडिटर क्या सोचेगा? या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सही करी है क्या? इम्पेयरमेंट सही से टेस्टिंग वेस्टिंग करी क्या? ऑडिटर वहां पे सोचेगा। बट यही अगर मैं ओनरशिप की बात करूं कि एंटिटी की ओनरशिप है, तो ऑडिटर क्या सोचेगा? यार क्लाइंट, यार ये मशीनरी तेरे नाम पे है क्या? क्लाइंट बोले हाँ, जब बिल लेके आ। बिल लेके आ रहे, मैं नहीं मानता तेरी बात को। क्लाइंट बोल रहा मेरी ये मेरी लंदन बिल्डिंग है सर, बैलेंस शीट मारी थी, हमने कहा जा पेपर लेके आ रहे, पेपर सबको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है क्या? हाँ सर। तो राजा इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, मतलब हर असर्शन से रिलेटेड एंगल अलग हो सकता है, एंड दैट इज द की। यही की अपन को पकड़ के चलना पड़ेगा चैप्टर नंबर 5 के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, ठीक है क्या? हाँ सर। अच्छा, अभी मेरी बात को सुनो। यहाँ पे अपन असर्शन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को पहले देख लेते हैं, यहाँ से इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछता है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ अकाउंट बैलेंस की। सर अकाउंट बैलेंस क्या है? बैलेंस शीट आइटम। क्या है अकाउंट बैलेंस? बैलेंस शीट आइटम, ठीक है। बैलेंस शीट आइटम में 4 होते हैं, ERCV। बोलो ERCV, एग्जिस्टेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। और 2 तो आपके एक्स्ट्रा में बोल ही रहा हूं, कट ऑफ एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है सर। मैं आपको सारे समझाया, तो पहले फोकस करते हैं एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है। सर एग्जिस्टेंस मतलब एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करता है, देयर इज नो फेक असेट लाइबिलिटी, नो फेक असेट लाइबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि इन्वेंट्री 31 मार्च को इतनी है, तो वो एक्चुअल में इन्वेंट्री है। नो फेक असेट लाइबिलिटी हैज बीन बुक, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। इन्वेंट्री एग्जांपल के लिए, इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट
एक्चुअली एग्जिस्ट एट द पीरियड एंड। ये एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछ लेता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऐसे स्टडी मटेरियल की कॉपी पेस्ट है अपना। एग्जिस्टेंस का मतलब आपको समझा? हाँ। ई आर राइट एंड ऑब्लिगेशन। राइट एंड ऑब्लिगेशन किसके बारे में बात करता है? ओनरशिप के बारे में बात करता है। ओनरशिप, राइट एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स इज ओनरशिप, ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी के केस में बोलते हैं अपन, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ना, एंटिटी ओन्स और कंट्रोल्स द इन्वेंट्री रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अभी यहीं पे सोचो सर, इन्वेंट्री अगर एंटिटी की है, वो बोल रहा है कि उसकी इन्वेंट्री है, तो परचेज बिल से चेक कर सकते थे। दैट इज द बेसिक एग्जाम्पल। मैं आपको वो थॉट प्रोसेस भी लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन वीडियो है, सोच तो रिवीजन वीडियो है ना, ये तुम्हारे रेगुलर बैच के वीडियो से भी अच्छा मेरे रिवीजन वीडियोस होते हैं, पता है तुम्हें ये बात? एनी इन्वेंट्री हेल्ड बाय एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एंटिटी हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या सर? किसी थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री अगर तुम्हारे पास में पड़ी थी, तो वो तुम्हारी थोड़ी ना हो गई। अरे वो तुम्हारी थोड़ी ना हो गई यार, ठीक है, वो तो उसकी है ना, उसकी ओनरशिप है, तुम्हारी थोड़ी ना ओनरशिप है। हाँ सर। ई आर, अब कंप्लीटनेस राजा, यहां पे और यहां पे इसमें डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है, और यहीं पे इंस्टीट्यूट आके मजे लेता है। सुनना मेरी बात को सर, कंप्लीटनेस का मतलब मैं क्या बोलता हूं? ऑल जेन्युइन टू बी रिकॉर्डेड। एग्जिस्टेंस में मैंने बोला था कोई भी फेक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कंप्लीटनेस में क्या बोल रहा हूं मैं सर? जेन्युइन ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, कोई भी जेन्युइन ट्रांजेक्शन मिस नहीं हो जाए, दैट इज कंप्लीटनेस। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल पकड़ो, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वहां पे सपोज करो एडिशन होता है, डिलीशन होता है, ठीक है। तो ये एडिशन डिलीशन ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सर, ये एडिशन डिलीशन सारे रिकॉर्ड हो जाने चाहिए, तब जाके सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कंप्लीटनेस का केस बढ़िया हो जाएगा। आपको बात समझी क्या? हाँ सर, कंप्लीटनेस का केस। अभी यहाँ पे भी इन्होंने इन्वेंट्री का एग्जांपल दिया है। सपोज कर राजा, तुम्हारी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास में पड़ी हुई है, तुम्हारी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास में पड़ी हुई है, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है नहीं करना है? सर करना ही है बिल्कुल, क्योंकि अपनी इन्वेंट्री है। कंप्लीटनेस तभी होएगा सब सर, सारी जेन्युइन रिकॉर्ड होगी। अरे पड़ोसी के पास में पड़ा हुआ है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि तुम्हारा नहीं है, ठीक है। आज फॉर एग्जांपल मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो भाई, किसी पेरेंट्स का बच्चा पड़ोसी के घर में चला गया, ठीक है, 2 घंटे के लिए, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो पड़ोसी का बच्चा हो गया, है तो अपना ही। बात समझे क्या? बात समझे क्या? दैट इज द कंप्लीटनेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का सिंपल सा मतलब राइट वैल्यू। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इक्वल टू 50 लाख, 50 लाख इज व्हाट? वैल्यूएशन। तो ऑडिटर का एंगल क्या होगा सर? वो राइट वैल्यूएशन पे बुक कराया गया, खत्म सर, इजी, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूड एज पर AS2, ठीक है। कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड होना। और सर ये कट ऑफ प्रोसीजर मैं आपको बोलता हूँ सर, डेटर क्रेडिटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे कट ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है। बात करेंगे अभी, करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड होना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ड है अप्रोप्रिएट पीरियड में रिकॉर्ड होना। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट पूछेगा तुमसे। 31/3 है ना, 31/3, मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं यहाँ पे। सपोज करो 29/3 को सेल का इनवॉइस बन गया, 29/3 को सेल का इनवॉइस बन गया, और 2/4 को गुड्स एक्चुअली डिस्पैच हुए, ठीक है। कट ऑफ प्रोसीजर क्या, कट ऑफ पीरियड क्या बोलता है कि भाई सही पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। अभी मैं तुमसे, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन बोल देता हूँ, तुम वीडियो को पॉज कर देना और अपना आंसर लिख देना, फिर मैं ये वापस कॉन्सेप्ट आगे जाके अभी डिस्कस करूंगा, तो तुम चेक करना कि सर सही था क्या हमारा, ठीक है। इससे तुम्हें कट ऑफ पीरियड समझ में आ जाएगा। इस एग्जांपल से मैंने तुम्हें क्या बोला, 29/3 इज सेल्स इनवॉइस डेट, 2/4 को गुड्स डिस्पैच हुए। कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके बताना कि सर कब सेल बुक होनी चाहिए, ये है सेल कौन से पीरियड में बुक होनी चाहिए। ये है सपोज कर 24-25, और ये है 25-26। इंस्टीट्यूट का 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए रेडी कर दिया, ठीक है क्या? हाँ सर, कमेंट सेक्शन में बताना, अभी ये डिस्कस करूँगा तो तुम्हें वेरीफाई भी हो जाएगा और ये कंसेप्ट याद भी रह जाएगा। बढ़िया सर, ठीक है। एंड लास्ट इज प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी पर्टिकुलर आइटम है वो प्रॉपरली क्लासिफाइड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज है क्या, ठीक है। तो राजा अपने बैलेंस शीट के कितने आइटम है? ERCV एंड 2 तो
बोनस है कट ऑफ प्रोसीजर्स एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। ईआरसीवी पहले तो एग्जिस्टेंस मतलब सर कोई भी फेक बुक नहीं होना चाहिए, कोई भी फेक बुक नहीं होना चाहिए। कंप्लीटनेस का मतलब सर जो भी जेन्युइन है सब रिकॉर्ड होना चाहिए। तुम इस वर्ड को पकड़ लोगे ना तुम कभी गलत करोगे ही नहीं, ठीक है। अंडरस्टेटेड ओवर स्टेटेड का कंफ्यूजन तुम्हें होगा ही नहीं, है ना। राइट एंड ऑब्लिगेशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन मतलब खुद के ओनरशिप। वैल्यूएशन करेक्ट वैल्यू अप्रोप्रिएट वैल्यू। कट ऑफ पीरियड करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड हो रहा है क्या, हाँ सर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सर पीएनएल आइटम से रिलेटेड। तो पीएनएल आइटम में भी वही है यार, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो पीएनएल आइटम में कंप्लीटनेस हो गया, ठीक है। कंप्लीटनेस हो गया तो पहले कंप्लीटनेस की बात कर लेते हैं। एग्जांपल पे फोकस करो तो मैं समझ में आ जाएगा। कंप्लीटनेस मतलब ऑल जेन्युइन टू बी रिकॉर्डेड, हाँ सर। एग्जांपल, ऑल जेन्युइन सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड। जितना भी खर्चा हुआ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का सब रिकॉर्ड कर लिया है। बेटा फोकस कर, इसी एग्जांपल पे इंस्टीट्यूट 2-2 नंबर के एमसीक्यू पूछता है, ठीक है। कंप्लीटनेस हो गया। अब पीएनएल आइटम में वैल्यूएशन इज नॉट द राइट वर्ड, यहां पे वर्ड यूज होता है एक्यूरेसी या मेजरमेंट। एक्यूरेसी या मेजरमेंट, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे भी कट ऑफ पीरियड है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है, ठीक है। अब यहाँ पे है ना एग्जिस्टेंस वर्ड की जगह कौन सा वर्ड यूज होता है, अकरेंस। कौन सा वर्ड यूज होता है राजा, अकरेंस, ठीक है। मतलब वो ट्रांजेक्शन एक्चुअली अकर हुआ है क्या। अब उसके पीछे भी लॉजिक क्यों होता है कि सर ये वर्ड ऐसा रिप्लेस क्यों हुआ, क्योंकि वो 31-3 जैसा बैलेंस शीट पे तो एग्जिस्ट करता है ना, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। यहाँ पे फिगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते ना। अभी तुम छोड़ो यार, इसके पीछे भी कितना लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। रिवीजन वीडियो में इतना जाएगा ना तो सर आप बोलोगे सर क्या हो रहा है, ठीक है। अकरेंस, अकरेंस में कोई भी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट जो एक्चुअल में अकर हुआ है और एंटिटी को पर्टेन करता है, दैट इज अकरेंस। इसके दो एग्जांपल बढ़िया से आप एक बार देख लो कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड ड्यूरिंग पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एनी अनऑथोराइज पर्सन। मतलब कोई भी फेक बुक नहीं हो गया है, ठीक है क्या, हाँ सर, डन। सो यहाँ पे एक वर्ड चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है सर, बढ़िया। अब मेरी बात को सुनना, इसी से रिलेटेड अपन, अब मैंने आपको 15 क्वेश्चंस का बोला है ना, तो आ जाओ भाई पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द असर्शन द ऑडिटर विल चेक बाय परफॉर्म द फॉलोइंग। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द पीरियड रिलेट्स टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। मतलब यहां पे आपके पीरियड की बात कर दी है, हाँ सर, दैट इज कट ऑफ प्रोसीजर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सनल हैव बीन फुल्ली अकाउंटेड फॉर। सर सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया, मतलब ऑल जेन्युइन टू बी रिकॉर्डेड, कहने से कंप्लीटनेस, ठीक है। इन्वेंट्री को छोड़ो, अभी इन्वेंट्री में बहुत कंफ्यूजन होएगा तुम्हें। रिकॉर्डेड सेल रिप्रेजेंट गुड्स विच वर ऑर्डर्ड बाय वैलिड कस्टमर and were dispatched and invoice in the period. This has been asked in RTP September. Recorded sale represent goods which were ordered by valid customer, मतलब genuine and were dispatched and invoice in the period, मतलब कहना है से occurrence। देखो ये रहा एग्जांपल, कहाँ गया, देखो दिखा तुम्हें, ये रहा एग्जांपल। इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब सुनना, any inventory held by the entity on behalf of another entity has not been recognized as part of inventory of the entity। क्या बोल रहा है कि इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी की आपके पास में पड़ी हुई थी, ठीक है सर, क्या वो अपनी है क्या, नहीं सर अपनी नहीं है। राइट एंड ऑब्लिगेशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन। सर कंप्लीटनेस नहीं आएगा क्या, कंप्लीटनेस नहीं आएगा क्या बेटा, कंप्लीटनेस किसी और में आएगा। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाता हूँ, यहाँ पे फोकस करना, टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। तो कट ऑफ, कंप्लीटनेस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, अकरेंस, ठीक है। आओ इधर सेकंड क्वेश्चन। इन्वेंट्री का मैं अभी छोड़ देता हूँ। इन्वेंट्री देखो, 3 एग्जांपल इन्होंने इन्वेंट्री के पूछे एमटीपी सितंबर 25 में, बढ़िया। पहले एम्प्लॉय के आ जाओ। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी। हैज बीन इनकर्ड, पर्सनल एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी, कहने से दिस इज अकरेंस, ठीक है। मतलब नो फेक, फेक नहीं है। सेल शेल इंक्लूड द डिस्पैच ऑफ गुड मेड एट द ईयर एंड एज दे बिलोंग टू द रेलिवेंट पीरियड। देखो ये सेल्स का जो मैंने तुम्हें कट ऑफ प्रोसीजर का भी कॉन्सेप्ट समझाया था ना, वहीं पे इन्होंने 2 नंबर का एमसी 2 नंबर का क्वेश्चन टारगेट करा, कट ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। अभी देखते हैं किसका आंसर सही है किसका नहीं है ना। अच्छा, इन्वेंट्री
हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अरे सिंपल यार, वैल्यूएशन कुछ है ही नहीं इसमें तो। एनी इन्वेंट्री हेल्ड बाय द एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एंटिटी, अभी तो बात करी थी अनदर एंटिटी की, तुम्हारे पास में पड़ी है सर राइट एन ऑब्लिगेशन, राइट एन ऑब्लिगेशन। एनी इन्वेंट्री हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी, अपनी इन्वेंट्री किसी और के पास में पड़ी है, हैज बीन इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री बैलेंस, हैज बीन इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री बैलेंस। सर क्यों? बिकॉज कंप्लीटनेस, क्योंकि सारे जेन्युइन रिकॉर्ड होने चाहिए। देख लेते हैं आंसर्स। राइट एन ऑब्लिगेशन, अकरेंस, वैल्यूएशन, कट ऑफ प्रोसीजर, कंप्लीटनेस। बस बेटा ये छोटे से ट्रिकी पॉइंट्स है, थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना, ठीक है। हाँ सर, आ जाओ डिस्क्रिप्टिव में, आ जाओ डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, ठीक है। अभी सुनो, डिस्क्रिप्टिव में मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऑडिटर भाई साहब को एडवाइस करो सर क्वेश्चन पे फोकस करना, क्या क्या चीज़ें अपन पकड़ पा रहे हैं। ऑडिटर ए ऑफ एबीसी एंड सीओ, अ फर्म ऑफ ऑडिटर इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ XYZ एंड वाइल परफॉर्मिंग टेस्टिंग ऑफ एडिशंस वांटेड टू वेरीफाई दैट ऑल पीपीई परचेज इनवॉइसेज आर इन द नेम ऑफ एंटिटी ही इज ऑडिटिंग। मतलब तुम्हें थोड़ा हिंट मिलना चाहिए। फॉर ऑल एडिशन टू लैंड बिल्डिंग इन पर्टिकुलर द ऑडिटर डिजायर टू हैव कॉन्क्रीट एविडेंस। इंस्टीट्यूट यहाँ पे 2 नंबर का एमसीक्यू भी पूछ सकता है अबाउट ओनरशिप, कि लैंड एंड बिल्डिंग की ओनरशिप को वेरीफाई करने के लिए कॉन्क्रीट एविडेंस कौन सा होगा। बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर है इसका, ठीक है। द ऑडिटर is worried about whether the entity has legal ownership। ownership मतलब कहने से this is linking to property plant and equipment। ownership का केस पूरा, हाँ सर। अभी सर ओनरशिप का केस है ना, तो तुम्हें थॉट प्रोसेस वैसा ही रखना पड़ेगा। अभी तुम डेप्रिसिएशन से कुछ नहीं वेरीफाई कर पाओगे, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे सर कैसे वेरीफाई करेंगे, आओ मेरे साथ में। पहली चीज जितने भी पीपीई इस साल परचेज करा है सर, वहां पे उसका बिल होगा, वहां पे बिल में एंटिटी का नाम आना चाहिए। क्लियर सर। जितने भी लैंड एंड बिल्डिंग का एडिशन हुआ है सर, लैंड एंड बिल्डिंग का एडिशन हुआ है तो उसके लिए कॉन्क्रीट एविडेंस होता है, सेल डीड या कन्वीनियंस डीड, वहां पे लिखा हुआ होगा यार कंपनी का नाम। हाँ सर, ठीक है। तीसरा तीसरा पहले तो 2 पॉइंट क्लियर है तुम्हें, अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, ऑडिटर क्या करता है, उनके सारे ओरिजिनल टाइटल डीड्स को चेक कर लेता है, ठीक है। सपोज करो कोई ओरिजिनल टाइटल डीड्स बैंक के पास में पड़े एज अ सिक्योरिटी, तो बैंक वालों से कंफर्मेशन मंगवा लो, बैंक वालों से कंफर्मेशन मंगवा लो। हाँ सर, ठीक है। या किसी और लेंडर के पास में पड़े तो कंफर्मेशन मंगवा लो। और सपोज करो किसी असेट पे, किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे चार्ज क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो आप उसको किससे वेरीफाई करोगे, वेरीफाई द रजिस्टर ऑफ चार्जेस। 5 पॉइंट क्लियर है क्या? 5 पॉइंट इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा, राइट एन ऑब्लिगेशन। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप 4 पॉइंट लिखोगे, 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है सर। राइट एन ऑब्लिगेशन के 4 पॉइंट हमें याद करा दो ना, मेरी बात को सुन। पहले तो एंगल समझ ले ओनरशिप का, तो ओनरशिप के लिए भाई एग्जाम्पल कोई मशीन है, मशीन तुमने परचेज करी, तो भाई वो तुम्हारे इनवॉइस नाम पे होना चाहिए। हाँ सर, पहला पॉइंट। दूसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी जितना भी एडिशन हुआ लैंड एंड बिल्डिंग की, कॉन्क्रीट एविडेंस क्या होता है, सेल डीड, कन्वीनियंस डीड, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तीसरा, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी पड़ी है बैंक के पास में, अदर लेंडर के पास में, कंफर्मेशन मंगवा। अच्छा, जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी है सबकी ओरिजिनल टाइटल डीड्स ऑडिटर चेक करता ही करता है। और फिर एक वो वेरिफिकेशन ऑफ चार्जेस वाला पॉइंट। डन क्या सर? हाँ, डन। सेकंड है, while verifying the PPE, the auditor also need to consider whether PPE has been valued appropriately। राजा, PPE has been valued appropriately, इसके लिए सिंपल सा मैं बोलता हूँ, एक तो क्या सर, डेप्रिसिएशन सब पे चार्ज हो जाना चाहिए। अब वो वैल्यूएशन का एंगल है, तो मैं ओनरशिप की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे यही समझने वाली बात होती है चैप्टर नंबर 5 में। वैल्यूएशन का एंगल है तो यहाँ पे मैं किसकी बात करूंगा सर, सोचो, मतलब वैल्यूएशन, यार वैल्यूएशन पीपी में हम अकाउंटिंग में देखते तो कैसे क्या एडजस्टमेंट होते हैं, ग्रॉस नेट, वो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, वो इंपेयरमेंट हुए तो इंपेयरमेंट का एडजस्टमेंट। हाँ सर, तो ऑडिटर क्या देखेगा सर, जितने भी असेट है सब पे डेप्रिसिएशन हो गया क्या, एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड, उस पे तो होता ही नहीं है। सेकंड, इंपेयरमेंट की टेस्टिंग एंटिटी ने सही से कर लिए क्या, सही से कर लिए क्या, पहले तो ये चीज हो गई। अच्छा, तीसरा सर, डेप्रिसिएशन मेथड एंटिटी ने जो भी लिया है सर, दैट इज अप्रोप्रिएट क्या, मतलब दैट इज रिफ्लेक्टिंग कि डेप्रिसिएशन मेथड हैज बीन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू बी फ्लो, है ना। तो ये 3 पॉइंट आपके ये हो गए कि सर डेप्रिसिएशन सारे आइटम्स पे हो गया क्या, एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड, ठीक है। मैनेजमेंट हैज डन इम्पेयरमेंट असेसमेंट, ठीक है, एज रिक्वायर्ड बाय द AS 28। एंड तीसरा, क्या डेप्रिसिएशन मेथड रिफ्लेक्ट करता है पैटर्न इन विच असेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल,
ठीक है, MTP सितंबर 24 का क्वेश्चन है। बढ़िया सर। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से एग्जाम में आपको मिल सकता है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3 इज रिलेटिंग टू इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री में मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना दिया है। इन्वेंट्री में वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में 3 तरीके के होते हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, इंस्टीट्यूट भी यहाँ नहीं रुकेगा। इंस्टीट्यूट तुमसे पूछेगा ऑब्सोल्यूट आइटम की वैल्यूएशन। किस पे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है? ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री है। ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री है तो सर उसके वैल्यूएशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और यहाँ पे 2 नंबर का MCQ भी एक मिल सकता है, बताता हूँ अभी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को तुम पढ़ लेना, मैंने तुम्हें पूरा क्वेश्चन बता दिया है। तो पहले अपन बात करते हैं कि सर ये जो ऑब्सोल्यूट या डैमेज इन्वेंट्री आइटम्स है ना, डैमेज, स्लो मूविंग, सर इससे रिलेटेड सर ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा? अब बताओ क्या होता है, ऑडिटर इनकी भी इन्वेंट्री एजिंग मंगवाता है। इन्वेंट्री एजिंग बोले तो सर कितनी इन्वेंट्री कितनी कितनी पुरानी है। अब जितनी जितनी पुरानी होगी मतलब वो दिखेगा कि यार शायद उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू बहुत तेजी से गिरी हुई होगी, बिकी नहीं रही है ना, बिकी नहीं रही है, स्लो मूविंग आइटम है। तो ऑडिटर पहले सबसे पहले क्या करता है, इन्वेंट्री एजिंग स्प्लिट मंगवाता है, और देखता है कि यार जो उसने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में उसको सपोज कर कोई डैमेज स्टॉक दिखे थे तो वहां से उसको वो चेक करता है, फॉलोअप लेता है उस पर। अब ऑडिटर क्या देखता है, ऑडिटर इसके 2 पॉइंट, रुको रुको रुको, मैंने ना एक और शीट बना दी थी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी, इधर आ जाना, कोई पॉइंट मिस नहीं हो जाए तुम्हारा, तुम्हें शीट में सही वाली प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, यहाँ से 5 पॉइंट देख लो, इसके 2 पॉइंट रह गए थे। ऑडिटर क्या देखता है सर, ऑडिटर 2 चीज़ें, एक तो रिकॉर्डेड कॉस्ट विथ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिकॉर्डेड कॉस्ट को कंपेयर करता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, या एक और चीज क्या करता है, रिकॉर्डेड कॉस्ट को करंट प्राइसेस से कंपेयर कर लेता है। दोनों ही केस में सर एंगल क्या होता है, कॉस्ट टू NRV विच एवर इज लोअर वाला एंगल होता है उसका। एक एंगल होता है सेलर के एंगल से, एक होता है परचेज के एंगल से होता है, ये दोनों पॉइंट में। ठीक है, आप बस याद करके चलो अभी के लिए, कंपेयर रिकॉर्डेड कॉस्ट विथ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एग्जामिन वेंडर प्राइस लिस्ट टू डिटरमाइन इफ रिकॉर्डेड कॉस्ट इज लेस देन द करंट प्राइसेस। ठीक है क्या? हाँ सर। फाइनली ऑडिटर एक और चीज क्या देख सकता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मेरी बात को सुनना, यहाँ से इंस्टीट्यूट MCQ पूछ लेगा अगर उसको पेपर टफ बनाना है तो। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा लो है ना, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि यार ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री हो सकती है। ठीक है, अच्छा, फिर एक AS2 का प्रिंसिपल का पॉइंट लिख देना, AS2 का प्रिंसिपल का पॉइंट लिख देना, और साथ के साथ में अपने कॉस्टिंग का ज्ञान दे देना कि सर कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, ये सारी चीज़ें इंक्लूड आनी चाहिए। ठीक है क्या? हाँ सर। तो राजा 5 पॉइंट आप इस तरीके से याद रख सकते हो सर, 4-5 पॉइंट है, ठीक है ना, जितने याद रह जाए। सर पहले तो क्या, इन्वेंट्री एजिंग हम मंगवाएंगे, हम इन्वेंट्री एजिंग मंगवाएंगे और उसमें फॉलोअप लेंगे कि जो भी इन्वेंट्री स्लो मूविंग या डैमेज आइटम थी उससे रिलेटेड फॉलोअप लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे सर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रिकॉर्डेड कॉस्ट को कंपेयर कर लेंगे। हाँ सर। फिर हम एक और चीज क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड कॉस्ट को करंट प्राइसेस से कंपेयर कर लेंगे। बढ़िया सर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज लो ना, तो वो सिग्निफिकेंटली रिफ्लेक्ट क्या करता है, देयर कैन बी अ केस ऑफ ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री। AS2 वाला पॉइंट को चिपका देंगे, कॉस्टिंग वाला ज्ञान को चिपका देंगे, हमारा ये काम हो जाएगा। ठीक है क्या? हाँ सर, ये 2 पॉइंट अपने वहाँ पे लिख नहीं रखे थे, इसको आपको अपडेटेड शीट में मिल जाएगा, उसके लोड मत लो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सर रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। अब रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स में बेटा आपको कॉस्टिंग वाला ज्ञान लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये पॉइंट याद तभी होएंगे, ये पॉइंट लिख तभी पाओगे जब वो कॉस्टिंग का बेसिक ज्ञान है और वो तुम्हें है। तो रॉ मटेरियल में ऑडिटर को वैल्यूएशन देखना है, एंगल अगेन वही है कि भाई कॉस्ट NRV वही एंगल चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, असर्टेन व्हाट कॉस्ट ऑफ व्हाट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड, कि भाई क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है ना। साथ के साथ में टेस्ट चेक कर लो कि सपोज कर, टेस्ट चेक मतलब सैंपल बेसिस पे चेक कर लो कि जो भी आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करा है उसको आप परचेज बिल से चेक कर सकते हो, परचेज बिल से चेक कर सकते हो। सपोज करो सर, सपोज करो एक्चुअल कॉस्ट की जगह स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज करा गया है, तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, वेरिएंस कितना आ रहा है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। सिमिलरली सर WIP के लिए अगेन सर व्हाट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड। ठीक है, अब नॉर्मल वेस्टेज आपको पता है सर, अब आपको पता है सर एक्सक्लूड होता है। और एक और चीज क्या, WIP की कौन सी स्टेज पे है, मतलब वो स्टेज कैसे डिटरमाइन होती है। Ascertain how the various stages of production value additions are measured and in case of estimates are made, understand the basis for such estimate। ठीक है क्या? फिनिश गुड्स में आप क्या कर सकते हो, अगेन सर व्हाट कॉस्ट है इंक्लूडेड, कॉस्टिंग का पूरा ज्ञान चेप दो, AS2 का पूरा ज्ञान चेप दो, बात खत्म सर। यही तुम्हें यहाँ पे ज्ञान ही चेपना है। ठीक है, कॉस्टिंग का ज्ञान, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ज्ञान चेपो ना, तुम्हें नंबर मिल जाएगी, जितना लिख के आ सकते हो लिख दो, सारे पॉइंट मैच कर जाएंगे तुम्हारे।
ठीक है। मेन बताओ क्या था, मेन बताओ क्या था, ट्रिकी क्या था सर, ये वाला ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया ना तो तुम कुछ भी लिख के आ जाओगे ना, नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पे, तुम्हें एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये सेम पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है क्या, डन सर, हाँ ठीक है, बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की लीगल ओनरशिप। मतलब सर इन्वेंट्री कि राइट एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी मैं तुमको है ना कुछ टेक्निक बताता हूँ इसकी, जिससे तुम थोड़े से 4-5 पॉइंट यहाँ पे लिख के आ जाओगे। सर इन मेरे यहाँ पे सारे लिखे हुए, सारे याद करने की जरूरत है कि नहीं सर, 5 पॉइंट याद कर लो, मोर देन इनफ है। सर इन्वेंट्री से रिलेटेड हम क्या देखेंगे, मेरे भाई मेरी बात को सुन। आज इन्वेंट्री परचेज करिए तो उसका इंटरनल कंट्रोल का एक प्रोसेस होता है प्रॉपर। परचेज ऑर्डर बनता है, परचेज का रिक्विजिशन आता है, परचेज ऑर्डर बनता है, सामने वाले का इनवॉइस आता है, गुड्स क्वालिटी चेक होती है, सब कुछ होता है, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देख सकता है। हाँ सर, तो वाउच रिकॉर्डेड परचेज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देख सकता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स के 2-3 नाम लिख देना। हाँ सर, साथ के साथ में यार आज एंटिटी का ने परचेज करा है तो वो बिल उसके नाम पे होना चाहिए। ठीक है, ओनरशिप वेरीफाई करो तो यही करोगे ना। तो देखो सेकंड पॉइंट, एग्जामिन इनवॉइसेस फॉर एविडेंस ऑफ ओनरशिप, दैट इज इनवॉइसेस शैल बी इन द नेम ऑफ क्लाइंट। अब कंसाइनमेंट कंसाइनी वाले पॉइंट देख लो। भाई मेरी बात को सुन, अगर थर्ड पार्टी का माल तुम्हारे पास में पड़ा हुआ है तो क्या वो तुम्हारा हो गया, क्या क्या वो तुम्हारा हो गया, वही पड़ोसी का बच्चा। ठीक है, पड़ोसी का बच्चा तुम्हारे यहाँ पे खाना खाने आया तो क्या वो तुम्हारा बच्चा हो गया क्या? ठीक है, नहीं हुआ ना, तो भाई वो चीज को देख ले। साथ के साथ में तुम्हारा माल अगर किसी और के पास में पड़ा है तो वो तुम्हारा हो गया। हाँ सर, तो इसके लिए क्या कर लो, इवेल्युएट कंसाइन गुड, डिटरमाइन एग्जिस्टेंस ऑफ रिव्यू कंसाइनमेंट अग्रीमेंट। और साथ के साथ में अगर सपोज कर कोई इन्वेंट्री तुमने किसी को गिरवी रखी है, ठीक है, तो उससे कंफर्मेशन मंगवा सकते हो, कोलेटरल अग्रीमेंट, ये सब चीज़ें एविडेंस, उससे रिटर्न कंफर्मेशन मंगवा सकते, मतलब रिटर्न कंफर्मेशन उससे मंगवा सकते हो। ये कुछ पॉइंट तुम लिख सकते हो। ठीक है क्या, तो मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बता दिए जिससे तुम ये पूरा का पूरा आंसर बना सकते हो। समझे क्या, क्लियर है क्या? हाँ सर। देन राजा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ओनरशिप का मैंने तुम्हें बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ZE Limited is engaged in the manufacturing and export of shoes. The statutory auditor of a company wants to reasonably ensure that only the inventory recorded in the financial statement are exclusively owned by the company and do not include any inventory that belong to the third party, but include inventory owned by the company lying with the third party. बताओ अब प्रॉब्लम क्या है। इंस्टीट्यूट ने ये जो लाइन दी है ना, यहाँ पे मैं राइट एंड ऑब्लिगेशन भी लिख सकता था और कंप्लीटनेस भी लिख सकता था। इन्वेंट्री में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होता है एग्जाम में बच्चे को। मैं तुम्हें एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, अगर तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन हुई ना, तुम राइट एंड ऑब्लिगेशन कंप्लीटनेस के साथ दोनों आंसर लिख के आ जाना। दोनों आंसर लिख के आ जाना। सर सर हमें एक तो याद नहीं रहता। मैंने कहा अरे यार तुम यही तो बात कर देते हो। ठीक है ना, दोनों आंसर लिख के आ जाना, दोनों आंसर लिख के आ जाना, ताकि तुम एग्जाम में गलत हो ही नहीं। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहे हो सर, राइट एंड ऑब्लिगेशन एक्सप्लेन करके आए और कंप्लीटनेस एक्सप्लेन करके आए, कभी भी तुम्हें एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन हो जाए, लिख के आ जाओ, नंबर मिल जाएगा, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, तुम्हारा भाई कह रहा है मिलेगा नंबर, मतलब मिलेगा। अब यहाँ पे सर इंस्टीट्यूट ने इसको पूरा एज इट इज कंप्लीटनेस का एक्सप्लेन करा है। इंस्टीट्यूट ने वो कंप्लीटनेस का एक्सप्लेन क्यों करा है उसके पीछे भी मैं लॉजिक बता दूँ। आईसीएस स्टडी मटेरियल में ये एज इट इज लाइन है, कंप्लीटनेस में दे रखी है इंस्टीट्यूट को, ये देखिए इंस्टीट्यूट ने वो एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है, हाँ। मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, एग्जाम में कंफ्यूजन हो सर, आप कंप्लीटनेस भी एक्सप्लेन करो, आप राइट एंड ऑब्लिगेशन भी एक्सप्लेन करके आना। ठीक है, हाँ। अब कंप्लीटनेस से रिलेटेड सर क्या चीज़ें कर सकते हैं, ऑडिटर कैसे वेरीफाई करे कि सर ऑल जेन्युइन है, वो रिकॉर्ड हो गए क्या। मैं आपको बताऊँ आगे जाके, मैं आपको बताऊँगा कंप्लीटनेस से रिलेटेड मेन है ना, सेल और परचेज में कट ऑफ प्रोसीजर लगाते हैं अपन। सर ये कट ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, वो तुम्हें एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, जिसमें मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा था, इनवॉइस डेट, डिस्पैच डेट, वही कट ऑफ प्रोसीजर का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, अभी बताऊंगा। तो इन्वेंट्री में सेम चीज आप कंप्लीटनेस के लिए क्या कर सकते हो, परचेज और सेल का कट ऑफ टेस्टिंग आप चेक कर सकते हो। साथ के साथ में व्हाट यू कैन डू राजा, आप कंप्लीटनेस के लिए सिंपल है यार कि तुम्हारा माल अगर किसी और के पास में पड़ा हुआ है तो ऑडिटर क्या करेगा, कंफर्मेशन मंगवा लेगा। हाँ सर, तो गुड्स रिसीव ऑन कंसाइनमेंट, और अगर सपोज कर तुम्हारे पास में किसी और का माल पड़ा हुआ है तो भाई उसको सेपरेट करो, वो इंक्लूड नहीं होगा। तो गुड रिसीव ऑन कंसाइनमेंट बेसिस हैव बीन प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर आइटम, और तुम्हारे माल का तुम कंफर्मेशन मंगवा सकते हो। साथ के साथ में थोड़े पॉइंट्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे, टेक्निकल है यहाँ पे। तुम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो जिसमें सर अलग अलग रेशियोज दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्टिकल एनालिसिस, इन्वेंट्री को टोटल एसेट से कंपेयर कर लो,
बजटरी एक्सपेक्टेशन वर्सेस वाया एक्चुअल, तो इसको तुम एथिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो कंपेरेटिव विद प्रीवियस ईयर ऑल्सो। ठीक है, साथ के साथ में एक दो पॉइंट और ध्यान में रख लो। रिकनसाइल फिजिकल इन्वेंट्री विद परपेचुअल रिकॉर्ड, रिकनसाइलिंग फिजिकल काउंट विद लेजर कंट्रोल टोटल्स। ठीक है क्या, और ये वाला कि अगर थर्ड पार्टी के पास में माल पड़ा हुआ है तो उसे कंफर्मेशन ले लो। ठीक है, हाँ सर, ये कुछ पॉइंटर्स है जो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रख के चलने पड़ेंगे। चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और एक बार जितना भी अभी तक अपन ने पढ़ा है ना, 30 मिनट्स अपन को हो गए, प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके 30 मिनट्स एक बार खुद से दो। ये सारे आंसर्स आपके बढ़िया तरीके से बन जाने चाहिए। हाँ सर, ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 इज रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अब मेरी बात को सुनना सर, यहाँ पे आपको लॉ का जितना ज्ञान है ना, आप उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स बना सकते हो। अभी आपको करना क्या होता है, वेरीफाई वेरीफाई, एग्जामिन एग्जामिन, ऐसे ऐसे लैंग्वेज को यूज़ करा करो। ठीक है, अभी लॉ में जितना बोला है, अगर आपको ज्ञान है आप वैसा का वैसा आंसर्स यहाँ पे लिख सकते हो। हालांकि मैंने सारे मेन पॉइंटर्स यहाँ पे लिख रखे हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। देखो, रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है ना, तो एक पॉइंट तो एओ से रिलेटेड है, एक पॉइंट है एमओए से रिलेटेड। सर क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करता है क्या रिडक्शन ऑफ कैपिटल? साथ के साथ में सर एमओए, एमओए अमेंड हो गया है क्या? दो पॉइंट तो ये हो गए। एओए ऑथराइज करता है क्या सर? एमओए अमेंड हो गया है क्या? ठीक है, अब मैं आपको बताऊं सर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए ना एक मीटिंग बुलानी पड़ती है। एक मीटिंग बुलानी पड़ती है और वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। अब मीटिंग की भी कुछ डेट्स है सर, अलग अलग नोटिस की डेट है। मैं लॉ का टीचर नहीं हूँ, आप लॉ के टीचर से पूछना सर। ठीक है, सिंपल है, मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ सर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के लिए जो मीटिंग बुलानी पड़ती है, जिसका नोटिस भेजना पड़ता है सर, वो प्रॉपर तरीके से हो गया है क्या? वेरीफाइड दैट द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर हेल्ड to pass special resolution MCQ was properly conveyed and that the proposal was circularized in advance to all the shareholder। साथ के साथ में यहाँ पे क्या होता है, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास होता है। अगर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास हो रहा है ना, तो वो आरओसी को भी, आरओसी कंपनी सेक्रेटरी का वाला काम है ना, तो आरओसी को वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया क्या, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग के भी कॉपीज वहाँ पे सबमिट होती है। साथ के साथ में रजिस्ट्रार का जो सर्टिफिकेट नया इशू होगा एज रिगार्ड टू द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, उसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज भी यहाँ पे पास होती है, ऑब्वियसली डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन बहुत सारा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स है रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। आई डोंट से कि सारे पॉइंट याद रहे, बढ़िया हो जाएगा, 5 पॉइंट भी याद रहेगा, मेरा काम हो गया तुम्हारे लिए। ठीक है सर, क्या एओ एओए ऑथराइज है क्या? एमओए अमेंड हो गया क्या? ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास हुआ था, कॉपीज और मिनट्स है, तो ये दोनों चीज़ें आरओसी को सबमिट हो गई है क्या? ठीक है, 3 पॉइंट ये हो गए। फिर एक इनके आगे वर्ड क्या लग जाता है, एंड रिड्यूस वाला वर्ड भी लग जाता है, तो वो पॉइंट भी आप लिख सकते हो। साथ के साथ में सर अकाउंटिंग एंट्रीज, रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट, आप उससे वेरीफाई बिल्कुल कर सकते हो। और एक ध्यान रखना सर, एमसीक्यू पूछा जा सकता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास यहाँ पे होता है, और उसके लिए जो भी मीटिंग बुलानी पड़ती है, जो भी शेयर होल्डर्स को नोटिफाई करना पड़ता है एडवांस में, सर सब कुछ हो गया है क्या? ठीक है क्या? हाँ सर। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर सेकंड 7 अगेन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एंगल बिठाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रेड रिसीवेबल, फर्स्ट पॉइंट, और ट्रेड रिसीवेबल के वैल्यूएशन से रिलेटेड बात यहाँ पे करनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ सर, ट्रेड रिसीवेबल के वैल्यूएशन से रिलेटेड बात करनी है तो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपका काम होएगा। आप वैल्यूएशन से रिलेटेड एंगल क्या पकड़ सकते हो सर? वैल्यूएशन से रिलेटेड एंगल तो हम ये पकड़ सकते हैं कि एक एजिंग रिपोर्ट होती है, जैसे इन्वेंट्री में एजिंग होती है ना, ट्रेड रिसीवेबल में भी एजिंग होती है। एजिंग रिपोर्ट होती है, और एजिंग रिपोर्ट के बेसिस पे क्या होता है, कितना पुराना डेटर है उसके बेसिस पे कंपनी की पॉलिसी होती है कि इतना पुराना डेटर होगा, इतना पुराना डेटर होगा, इतना पुराना डेटर होगा, तो हम इतना 5% प्रोविजन यहाँ बना लेंगे, 10% प्रोविजन यहाँ बना लेंगे, 15% प्रोविजन यहाँ बना लेंगे। इसका डिस्क्लोजर भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड रिसीवेबल की एजिंग रिपोर्ट आप मंगवा सकते हो, वहां पे कंपनी की पॉलिसी देख सकते हो कि सर कंपनी की क्या पॉलिसी रहती है कि कितना पुराना डेटर है तो कितनी पुरानी एजिंग है, तो उसके हिसाब से प्रोविजन, और एक्चुअली वो बन रहा है क्या, दैट इज फॉलोड कंसिस्टेंटली। ये बेसिक ट्रेड रिसीवेबल का यही बेसिक लॉजिक चलता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट का एस्टिमेशन का एक एंगल पॉइंट हो सकता है। साथ के साथ में ध्यान रखना सर, बेड डेट, अगर कोई बेड डेट बुक हो रही है तो इट शुड बी ऑथराइज, तो वहाँ पे आप ऑथराइजेशन लेटर देख सकते हो। हाँ सर, ये कुछ पॉइंटर से आप अपने यहाँ पे 4-5 पॉइंट बना सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले आप कंपनी के प्रोसीजर्स को रिव्यू करो अबाउट द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। ठीक है, दिस विल इंक्लूड कंसिस्टेंसी कंपैरिजन की प्रीवियस ईयर कितना परसेंटेज लिया था, इस साल कितना परसेंटेज लिया। एजिंग रिपोर्ट ऑब्टेन कर लो। साथ के साथ में जितने भी डेटर्स जहाँ पे लिटिगेशन है, उनकी लिस्ट को
ले सकते हो कंपेरेटिव विद प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रोविजंस आर मेड एट अप्रोप्रिएट रेट कंसिडरिंग द रिकवरेबिलिटी अमाउंट ड्यू। अच्छा, साथ के साथ में एक पॉइंट यहाँ पे ये लिख लो, चेक दैट राइट ऑफ रिसीवेबल बैलेंस हैव बीन अप्रूव्ड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ अ कंपनी। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल ऑडिटर को कोई डेटर ऑडिटर को कोई डेटर डाउटफुल लग रहा था, मैनेजमेंट ने उस पर कोई प्रोविजन नहीं बनाया, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हो क्या हो गया भाई, क्यों नहीं बना रहा। ठीक है, हाँ सर, तो ये आप एंगल पकड़ के चलोगे, आपके सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एंड अच्छा क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट का अच्छा क्वेश्चन है, एमटीपी सितंबर 2024 में इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है क्या, हाँ सर। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे मुझे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज एमटीपी मई 2025। मैंने जो स्टार्टिंग में तुमसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तुम्हें अब मिल जाएगा। SRT लिमिटेड is based in Bombay, is engaged in export मतलब एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब सेल से रिलेटेड कुछ बात बता रहे हैं। द कंपनी हैज ह्यूज एक्सपोर्ट रिसीवेबल, मतलब ट्रेड रिसीवेबल, सेल्स, क्रेडिट सेल, ऐसा कुछ लिंक हो रहा है। इट इज ऑल्सो एनालाइज फ्रॉम एक्सपोर्ट सेल्स दैट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल शिपमेंट वर ऑल्सो डिस्पैच डेली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2024। अच्छा, मार्च 2024। ठीक है, तो ऑडिटर इज इंश्योरिंग दैट ऑल गुड्स डिस्पैच प्रायर टू ईयर एंड हैव बीन इनवॉइस। सर क्यों देखते हैं, अभी कुछ लॉजिक है। विच असर्शन कंसर्निंग ट्रेड रिसीवेबल इज बीइंग वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। अभी मैं आपको बताऊं सर, पहले आपको रूल समझना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी कि ऑडिटर ऐसा क्यों जा रहा है, तब जाके आपको ये असर्शन समझ में आएगा। सर कैसे, रूल क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए तो ही सेल बुक होनी चाहिए। तो मैं आपको अलग अलग केसेस बताता हूँ। फर्स्ट केस, सपोज करो 29 मार्च को इनवॉइस बन गया है, गुड्स डिस्पैच हुआ है 1/4 को। बेटा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कब होता है, जब गुड्स डिस्पैच हो गए, तो आपका सेल बुकिंग यहां होएगा, यहां बुकिंग नहीं होएगा। ठीक है, तो वो मैंने जब तुमसे कोई कट ऑफ प्रोसीजर का क्वेश्चन पूछा था, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सर सेल का लॉजिक क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का लॉजिक क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए तो ही आपको बुक करना होता है, तो 1/4 को बुक होएगा, पहला केस। ठीक है, दूसरा केस, सपोज कर 29/3 को गुड्स डिस्पैच हो गए, 1/4 को इनवॉइस बनाया है। मुझे बताओ कब सेल्स बुक होएगा, सेल्स कब बुक होएगा राजा, सेल्स यहां पे बुक होएगा। क्यों बुक होएगा, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड यहां पे ट्रांसफर हो गया है। अब क्वेश्चन में ऑडिटर ने क्या बोला कि यार जो सर डिस्पैच हो गए ना, वो ऑलरेडी उसका इनवॉइस बन गया है ना, मतलब भाई उसको बुक कर लिया है ना तुमने, मतलब दैट इज फोकसिंग ऑन द कंप्लीटनेस, दैट इज फोकसिंग ऑन द कंप्लीटनेस। हाँ सर, और मैं आपको बोलूं कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कट ऑफ प्रोसीजर। कट ऑफ प्रोसीजर की 3 पॉइंटर्स होते हैं, मैंने अभी आपको 2 पॉइंटर ही बताया, एक और पॉइंटर अभी बताता हूँ। स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट आपको कट ऑफ प्रोसीजर से रिलेटेड 3 नंबर का क्वेश्चन भी पुट अप कर सकता है। बात समझ में आई क्या, हाँ सर। तो राजा दिस इज रिलेटेड टू, आपको क्वेश्चन तभी समझेगा जब ये रूल समझेगा। ठीक है, तो कट ऑफ प्रोसीजर कंप्लीटनेस में मेनली सर कट ऑफ प्रोसीजर लगते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बात कर लेंगे। पहले अपन कट ऑफ प्रोसीजर के 3 पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कर, पहले ये 3 पॉइंट एक बार खुद से पढ़, उसके बाद में प्ले करना। ठीक है, फॉर द इनवॉइसेस इश्यूड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, इनवॉइसेस इश्यू, ऑडिटर क्या कर रहा है सर, 31/3 से लास्ट फ्यू डेज के सैंपल उसने लिए, उसको चेक करेगा कि भाई गुड्स भी इसके डिस्पैच हो गए ना, अदरवाइज तभी बुक करना है। दैट इज कट ऑफ डेट एंड विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द डेटर, चेक दैट द गुड्स शुड हैव बीन डिस्पैच एंड नॉट लाइंग विद द कंपनी। मतलब आपने क्या, इनवॉइस बने हुए, ठीक है, सेल बुक कर ली है, तो ऑडिटर ये क्या देख रहा है भाई, एक्चुअल में रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया था क्या। ठीक है, सेकंड, जितने भी गुड्स डिस्पैच हो गए थे सबका इनवॉइस बन जाना चाहिए और सबके सेल्स में बुक हो जाना चाहिए, ये 2 पॉइंट तो अभी बताए थे। तीसरा पॉइंट है आफ्टर ईयर एंड, इंश्योर दैट नो गुड्स डिस्पैच आफ्टर ईयर एंड हैज बीन इनवॉइस। मतलब 31/3 के बाद में अगर कोई गुड्स इनवॉइस डिस्पैच हुए तो भाई उसका कोई इनवॉइस नहीं बनना चाहिए, वो डाटा में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। दैट इज योर कट ऑफ प्रोसीजर के 3 पॉइंटर, 3 मार्क का क्वेश्चन। बढ़िया,
मैं तो इस पे 4 नंबर का क्वेश्चन बना सकता हूँ स्पेसिफिकली कट ऑफ प्रोसीजर से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पे आपको पहले आइडेंटिफाई करो कि भाई क्या है ये, क्या कॉन्सेप्ट है, रिस्क एंड रिवॉर्ड के ही कॉन्सेप्ट पे मैं 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बना के दे सकता हूँ। समझे क्या? आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। अब कंप्लीटनेस से रिलेटेड व्हाट यू डू, आप पहले कट ऑफ प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अच्छा, सेल ये वाला वीडियो देखने के बाद में परचेज का तुम खुद से करोगे, दैट विल बी योर होमवर्क, क्योंकि बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, बस उल्टा हो जाएगा और सेम पॉइंटर्स भी मिलेंगे तुम्हें, है ना। इसके अलावा सर कुछ और भी पॉइंटर्स है, इस कुछ और भी पॉइंट है जो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। सर थोड़े से यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी खतरनाक है ना, तो ठीक है। मेरे पास में हैंड रिटन नोट्स अभी होते हैं ना, मज़ा आ जाता तुम्हें, चलो कोई बात नहीं। तुम एक तो ये कर लो, ठीक है। उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ पॉइंटर्स बोलता हूँ जो तुम देख लो। हम्म, एक है ना, असेस बिल एंड होल्ड सेल, इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि बिल एंड होल्ड सेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप तो माल देने को रेडी थे, कंपनी तो माल देने को रेडी थी, सब कुछ रेडी था, है ना। सामने वाले ने बोला, बिल बिल सब कुछ बन चुका था, सामने वाले ने बोला कि सर 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 आप है ना, क्या करो सर, अभी आप है ना माल अपने पास ही रखो ना सर, माल अपने पास ही रखो सर, मैं आपसे कलेक्ट कर लूंगा सर, सर मेरी जिम्मेदारी है सर, लोड मत लो सर। मतलब वहां पे क्या हो चुकी होती है, ऐसे केस में क्या होता है, वो बिल एंड होल्ड सेल सामने वाला आपको फोर्स कर रहा है कि यार सर आप है ना बस अपने पास रख लो सर, मैं देख लूंगा बाद में, ठीक है। ऐसे केस में ऑडिटर को क्लियरली इवेल्युएट करना होता है कि सर कंडीशंस वेरीफाई, कंडीशंस मैच हो गई है क्या, अकाउंट कुछ एएस की भी कंडीशंस होती है तीन, इंडियस की भी कुछ कंडीशन होती है तीन चार, वो ऑडिटर को देखनी होती है। तो एक ये बिल एंड होल्ड सेल का देख लेना कि एक्चुअल में सेल हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। एक आप क्या देख सकते हो कि कोई, सपोज करो, एक आप इजी पॉइंट बताओ, ये एक और पॉइंट इन्होंने वैसा ही दिया है, मैच इनवॉइसेस टू शिपिंग डिस्पैच लॉग, यही तो अपन करते हैं, इनवॉइस और शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को मैच करते हैं, ठीक है। मैच इनवॉइस डेट टू शिपिंग डेट फॉर दोज आइटम्स इन द शिपिंग डिस्क टू सी इफ सेल्स आर बीन रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, सेम कहानी इन्होंने वापस बोली है, ठीक है क्या? हाँ सर, कुछ पॉइंटर्स है, मैं नहीं बोलता सर सारे पॉइंट याद करो, मैं सिंपल बोलता हूँ इतने पॉइंट याद कर लो कि अपन को 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे नहीं तो एटलीस्ट 80% पॉइंट मिल जाए, ठीक है क्या? हाँ सर, ठीक है। अच्छा, तुम ये मत सोचना कि मैं अपने क्लास में एक भी पॉइंट कटाता हूँ, मैं एक क्लास में एक एक पॉइंट समझाता हूँ, ठीक है। रिवीजन वीडियो तो बेटा स्मार्टली करवा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है क्या? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज रिलेटेड टू BRS। BRS क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ा देता हूँ। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। BRS से रिलेटेड कौन से एस्पेक्ट पे ऑडिटर का फोकस रहता है, ठीक है। सर पहली चीज़ तो क्या, ऑडिटर क्या करता है, आर्टिकलशिप के फर्स्ट ईयर में तुम यही करोगे, सबसे पहले शुरुआत के पहले महीने में तुम्हें ये काम मिलेगा, क्लाइंट को BRS हर अकाउंट का बनाना पड़ता है, तुम उससे सारी लिस्ट ले लो, सारी लिस्ट ले लो और अंडरस्टैंड करो कि भाई कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कब बना रहा है, मंथली बना रहा है, क्वार्टरली बना रहा है, पूरा एक प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लो। तो ऑडिटर मस्ट गेट BRS फॉर ऑल अकाउंट्स एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस फॉर इट्स वेरिफिकेशन। अब ज्ञान दो अपने 11th क्लास का, 11th क्लास का ज्ञान दो, बैंक रिकन्सिलेशन का जितना ज्ञान तुम्हें आता है ना उतना ज्ञान तुम दे सकते हो, चलेगा सर। तुम पहले क्या करो, बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट को मैच करो, डिफरेंस होएगा तो वो डिफरेंस के पीछे रीजन होएंगे, डिफरेंस के पीछे रीजन हो गए, एक रीजन ये हो सकता है कि unpresented checks are cleared, ensure material reconciling items like unpresented checks are cleared, ठीक है। एक रीजन ये हो सकता है अनक्लियर चेक, अनक्लियर चेक मतलब कि फॉर एग्जांपल रिव्यू अनक्लियर चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, दो वर्ड है, दोनों में डिफरेंस होता है, आई होप आपको थोड़ा सा इसका ज्ञान हो BRS का। अनप्रेजेंटेड चेक आर क्लियर, रिव्यू अनक्लियर चेक मतलब तुमने चेक लगा दिया था, चेक लगा दिया था तो तुमने तो उसका पेमेंट की बुक कर ली होगी, क्या पता बैंक में वो चेक पास नहीं हुआ, तो वो डिफरेंस आ जाता है ना, उसके कारण चेंज हो जाता है। साथ के साथ में स्टेल चेक, 3 महीने पुराना चेक, 3 महीने पुराना चेक, ठीक है, इट शुड बी रिमूव्ड एंड लिस्टेड एज लाइबिलिटी। सपोज करो तुमने किसी को चेक दे दिया था, सामने वाले ने लगाया नहीं 3 महीने तक, 3 महीने तक लगाया नहीं, मतलब तुम्हारे बैंक से कटा ही नहीं, पैसा ही नहीं कटा, तो उसको भाई आप लाइबिलिटी में बुक करो। साथ के साथ में फॉर एग्जांपल तुमने कोई कैश डिपॉजिट करा, कैश डिपॉजिट करा और सपोज कर बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं करा, तो यू कैन कंफर्म विद द डिपॉजिट स्लिप एंड सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स है BRS से रिलेटेड, 2 बार पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। एक चीज का ध्यान में रखना है, स्टील चेक लाइबिलिटी में ऐड हो जाता है, MCQ के हिसाब से पूछ सकते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। स्टील चेक ओवर 3 मंथ ऐसा कुछ पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट। हाँ सर, बढ़िया। देन राजा एक क्वेश्चन है आपका डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड मैं सिंपल सा बोलता हूँ, एंटिटी बोलती है
कि आपको बोलते हैं कि सर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक जो ऑडिटर फोकस करेगा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बोनस क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। पहले एक बोनस क्वेश्चन की तरफ तुम्हें लेके चलता हूँ। सर बोनस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। मैं तुम्हें बोलता हूँ, मैं ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करें मोस्ट इंपॉर्टेंट में, पर ऐसे फर्जी क्वेश्चन आ जाए तो बोनस मार्क्स छोड़ने नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर को रेंट एक्सपेंस वेरीफाई करना है, फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर को पावर एक्सपेंस वेरीफाई करना है, कोई भी एक्सपेंसेस वेरीफाई करना है, तो एक्सपेंसेस के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। तुम उस हिसाब से अपने पॉइंट को सोच समझ के आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक्सपेंसेस के जो ऑडिटर को फोकस करके चलना होता है। कुछ फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स सर, जैसे क्या सर, एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट। अरे सर पर्सनल एक्सपेंसेस बुक नहीं होना चाहिए, मानते हो ना इस बात को। एक्सपेंसेस ऑथराइज होना चाहिए, करंट पीरियड का एक्सपेंसेस होना चाहिए। सर एक्सपेंसेस अगर एंट्री बुक हो रही तो उसके पीछे वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सर ये कुछ पॉइंटर्स हो गए जो एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब मैं बोलता हूँ सर रेवेन्यू का आ जाए, तो रेवेन्यू का एक्सपेंस आ जाए तो आप क्या बोलोगे? सर 12 महीने का रेवेन्यू के क्लाइंट से रिकॉर्ड मंगवाओ, उसको चेक करो, रेंट एग्रीमेंट से क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, तो पावर का कोई खर्चा आ गया तो आप किससे? पावर बिल से चेक कर लो। मतलब आपको मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सपेंसेस के केस में प्लीज 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 खुद से रीड करना। मैंने आपको ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, आप उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स को बना सकते हो अपने आप, है ना? तो क्या करंट पीरियड में जो बुक होना चाहिए वो सही पीरियड में बुक हुआ है क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बुक होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर बुक नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर भाई साहब अपनी नई नई शादी हुई थी, हनीमून पे गए थे, चलो भाई कंपनी के नाम पे चेपो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, करेक्ट एक्सपेंस हेड में है क्या, ऑथराइज है क्या, एंटिटी के बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है ना, वो चीज़ें। हाँ, तो डेप्रिसिएशन में भी इन्होंने कुछ पॉइंटर्स वैसे ही बना के दिए। बाकी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड तुम्हें जितना ज्ञान है ना, वैसा करके तुम पॉइंटर्स बनाओगे ना, तुम मैच कर जाओगे अपने एग्जाम में। ठीक है क्या सर? तो ऑडिटर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्या करता है? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेता है अबाउट द अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंट कंपनी की जो भी पॉलिसी है इट शुड बी एज पर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, साथ के साथ में सर अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाइड हुई है क्या? चेंजेस हुए तो प्रॉपर्ली एपीडी हुआ है क्या? अकाउंटिंग प्रेजेंटेड डिस्क्लोज हुआ है क्या? हाँ सर। फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन चार्जेस आर वैलिड, करेक्ट पीरियड में है क्या? एक्यूरेटली कैलकुलेटेड है क्या? रिकॉर्डेड इन द अप्रोप्रिएट पीरियड है क्या? ठीक है क्या? हाँ सर, ऐसे कुछ पॉइंटर्स बना दो ना, आपका काम हो गया ना। ठीक है क्या? हाँ सर, डन। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज रिलेटेड टू एफडी। एफडी की इंटरेस्ट इनकम को कैसे वेरीफाई करोगे और डिविडेंड इनकम को कैसे वेरीफाई करोगे? मैं तुम्हें सिंपल सा बोलता हूँ, एफडी की इनकम को तुम्हें वेरीफाई करना है तो मैं बोलता हूँ क्लाइंट से जितनी भी एफडीज नई न्यू एफडी उसने कराई है, बहुत एफडी करवा रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, तो चल सारी एफडी दे, न्यू एफडी की लिस्ट मंगवा लेना, वहाँ पे पता पड़ जाएगा क्या परसेंटेज है, कितने टाइम पीरियड की एफडी हुई है। अच्छा, अब एफडी का तुम क्या कर सकते हो? खुद से रिकैलकुलेशन कर सकते हो। अरे बेसिक मैथ्स ही तो है, ये भी नहीं आएगा तो भाई क्या करेगा तू आर्टिकलशिप में? ठीक है, रिकैलकुलेशन तुम खुद से कर सकते हो। साथ के साइड में बैंक वालों से भी तो कंफर्मेशन मंगवा सकते हैं, बैंक वालों से भी तो कंफर्मेशन मंगवा सकते हैं, हाँ अरे बैंक कितनी एफडीज है, कितना इंटरेस्ट इन्होंने इनकम करा है। ठीक है, साथ के साथ में मैं आपको बोलूँ 26 ईयर्स का भी कॉन्सेप्ट होता है टीडीएस का। टीडीएस कटा हुआ होता है, 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एआईएस टीआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आप उससे क्रॉस चेक वेरीफाई कर सकते हो। इस तरीके से एफडी के 4-5 पॉइंट लिख देना, इसको एक बार पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो गया, खत्म। ठीक है सर, डिविडेंड इनकम के लिए सिंपल सा ध्यान में रखना कि कब आपको डिविडेंड इनकम बुक करनी है, जब राइट टू रिसीव डिविडेंड हैज़ बीन एस्टेब्लिश तभी आपको ये बुक करनी है, अदरवाइज बुक नहीं करनी है। राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एस्टेब्लिश, ये छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है क्या? हाँ सर। देन एक क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में लिया है, पर मेरे को लगता है सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ लोन्स एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट। ठीक है, आई होप तुम एंड तक वीडियो देख रहे हो, पता पड़े यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो मैं आपको बोलूं सर, लोन्स एंड एडवांसेस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुमने लोन दिया है, बोरोइंग नहीं, तुमने दिया है, इसके वैल्यूएशन। तो बताओ आपको यहाँ पे भी कुछ प्रोविजन बनता है, यहाँ पे भी कुछ प्रोविजन की बातें करोगे, यहाँ पे भी तुम एजिंग की बातें करोगे। जैसे डेटर से पैसा मांगते हो ना, वैसे इन इन जिनको तुमने लोन वोन दिया उनसे पैसा मांगते हो, तो यहाँ पे भी सारे पॉइंट वही होएंगे, वैसा ही कॉन्सेप्ट चलेगा, वैसे ही पॉइंट रिपीट होएंगे। ठीक है, अभी मेरी बात को सुनना, अगेन देखो पॉइंटर्स देखो। असेस फॉर अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, कंपनी के प्रोसेस को रिव्यू करो कि कैसे वो डाउटफुल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, कंपेयर इट विथ प्रीवियस ईयर,
एजिंग रिपोर्ट मंगवाओ। एजिंग रिपोर्ट इनकी अलग अलग होती है, डेटर की एजिंग रिपोर्ट अलग होती है, यहाँ पे एजिंग रिपोर्ट अलग है। 30 डेज कितना है, 30 से 60 डेज, 60 से 180, 180 से 365, उसके बेसिस पे प्रोविजन प्रॉपर बनाया गया है क्या। अगर कोई एडवांसेस को राइट ऑफ करा गया, बेड डॉट करा गया है, तो भाई प्रॉपर तरीके से वो ऑथराइज है क्या, अप्रूव है क्या, आप रिकैलकुलेशन कर सकते हो। कोई फॉरेन करेंसी लोन है तो वो रीस्टेट हो गया है क्या, ये बेसिक सा चीज़ आप कर सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब व्हाट आई सी, डेटर से रिलेटेड और लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड पॉइंटर्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। जस्ट आपको बस वो इंटरप्रिटेशन अपने आंसर में दिखानी है, ठीक है। आप एक बार पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। और भाई अब मैंने इतना तुम्हें करा ही दिया है तो एक क्वेश्चन तुम भी करोगे। चलो होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 13 इज योर होमवर्क। दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन, सर 15 क्वेश्चन देना टोटल। अरे 2 क्वेश्चन वो पहले भी तो कराए थे सेशन, डिस्क्रिप्टिव के 13 क्वेश्चन थे, ठीक है, और एक बोनस दिया है। 13 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा समझ में आना चाहिए। हाँ सर बेटा, व्हाट आई सी, दिस कैन बी अ गेम चेंजर वीडियो। मैंने बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस लिए ताकि आपका एक तो चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाए। मैं हवा में कुछ भी वीडियो नहीं बनाता, तुमको ये पता है, अगर तुम इस चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो। और अगर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, ठीक है। प्लीज़ 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 अच्छे से करो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करो सर। कोई भी नेगेटिविटी की तरफ तुम्हें जाना नहीं है। एग्ज़ाम अच्छे से होगा, चीज़ें सारी याद आ जाएगी, बिलीव करो। अगर इस पीडीएफ को भी तुमने सर 2 से 3 बार कर लिया ना, तुम्हें ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना इजी लगने लग जाएगा ना, तुम बोलोगे सर वाओ, सर कहाँ थे आप, तुम्हें ऐसा फील होएगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी भी डिफिकल्ट चीज़ को बहुत ईजी बना सकता हूँ विथ माई टीचिंग स्टाइल, बट केवल मेरे करने से नहीं होगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा। जब तक अगर तुम इस वीडियो के भरोसे कर लोगे नहीं, तुम इन क्वेश्चंस को पहले 2 बार खुद से रिवाइज करो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। मैं कहता हूँ अगले 3-4 दिन तक कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करो, इतना हो जाए उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 के बाकी के टॉपिक्स को कर लो जितना तुम्हें टाइम मिले। सर क्या केवल यही कर ले क्या बेटा, भगवान थोड़ी ना हूँ, ठीक है। फ्यूचर तो ना दिखा है एस्ट्रोलॉजी में, ऐसा नहीं है। मेरे को आईसीआई ने अपना हाथ भी नहीं दिखाया कि मैं देख सकूँ, है ना। प्लीज़ 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 ऐसे मत करना, ठीक है ना। मतलब इसी के भरोसे रह जाओ। बट हाँ ये क्वेश्चन तो करने ही है, ये भी बोल देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ठीक है। सो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बिल्कुल बताना कैसा लगा तुम्हें वीडियो, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और लेके आ सकूँ। थैंक यू।